Hello everyone. So in the last class, we were discussing about the cilia and the flagella, which are the motile structures of the cell. By motile structures, we mean that they help the cell to move from one place to the another ones. Okay? सीलिया के बारे में हमने थोड़ा कुछ डिस्कस कर लिया था कि सीलिया आर व्हाट. फर्स्ट ऑफ ऑल दे ओरिजिनेट फ्रॉम दी सेल membrane. Okay, and these are short. When we compare the cilias with the flagellas, if we see both their structures, then the cilia is comparatively shorter than the flagellas. Okay, and the cilias are more in number. In the prokaryotic cell, we've discussed that flagella generally जो होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होते हैं. किसी में सिर्फ एक होता है, किसी में दो होते हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, पूरा सेल सरफेस ही फ्लैजेला से कवर्ड होता है. लेकिन सीलिया जनरली क्या होते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो भी सेल है, उस पे क्या है कि कंटिन्यूसली सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारे नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो व्हेन वी कंपेयर इट विद द फ्लैजेला, they are more in number. Okay, now ये इतने छोटे छोटे से है ना कि ये क्या करते हैं कि सेल का मूवमेंट भी करा सकते हैं, और कभी कभी अगर सेल का मूवमेंट नहीं करा सकते तो वो क्या करते हैं, जो सेल के सराउंडिंग फ्लूइड है, ठीक है, वो सेल के सराउंडिंग फ्लूइड का मूवमेंट करवाते हैं. वन मोर थिंग कि इतना जब हमने मूवमेंट कर लिया तो कैसा मूवमेंट कराते हैं, ठीक है, मतलब व्हाट टाइप ऑफ मोशन दे परफॉर्म के ये सारी चीज़ें हों. तो हमने देखा था कि दे परफॉर्म अ विप लाइक मोशन. बाय विप वी मीन दैट जो लीश होती है, लेदर लीशेस होती है बड़ी बड़ी, ठीक है, तो जो अगर अपन देखते हैं कि कुछ आदमी होते हैं सर्कस में, या सर्कस में तो नहीं बट जनरली जो इंडियन स्ट्रीट्स पे अपन ने कहीं ना कहीं तो देखा होगा, जो वो साथ में वो लेके घूमते हैं लेदर की बेल्ट टाइप, लीश टाइप, वो क्या करते हैं, खुद को मारते हैं. ये सब वो पैसों के लिए करते हैं, बट बाय विप वी मीन दैट विप. ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, विप बोलते हैं. तो ये क्या करती है कि एक विप लाइक मोशन को विप लाइक मोशन में ये क्या करती है, मूव करती है. जब अपन विप को देखेंगे वो कंटिन्यूसली लाइक ऐसे स्नेक ऐसे वेव की तरह मूव नहीं करती है. इफ वी इमेजिन अ विप, इट विल मूव लाइक दिस. पहले क्वेश्चन मार्क टाइप का थोड़ा शेप आएगा, ठीक है. तो जो फ्लैजेला है उसका मूवमेंट भी क्या होगा, विप लाइक मूवमेंट होगा. ठीक है, नाउ वील स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द फ्लैजेला. फ्लैजेला भी क्या होते हैं कि एक्सटेंशंस होते हैं ऑफ दी सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, दीज आर ऑल्सो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, बट इफ वी कंपेयर their structure with the cilia, with the structure of the cilia, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि they are comparatively longer. ठीक है, flagellas are longer as compared to the cilia, and they are not capable of causing the movement of the surrounding fluid. They mainly cause the movement of the cell. ठीक है, they are responsible for the cell motility. ठीक है, ये क्या होते हैं, सेल के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अब ये तो था ऊपर से जो भी था कि सीलिया फ्लैजेला कैसे दिखते हैं, क्या होते हैं. ठीक है, वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन इज कि अपन पहले इसका क्या करेंगे कि स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे.
then we'll discuss about the type of motion it shows. If you guys remember that when we were discussing the flagella in the prokaryotic cells, okay, तो उसमें फ्लैजेला का स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स था और उसका मूवमेंट भी क्या था, प्रोपेलर लाइक था, ठीक है. लेकिन यूकैरियोटिक जो सेल का जो फ्लैजेला होता है, इट इज़ structurally different as well as its motion is also different. The motion it shows by which the cell moves from one place to the another, that is also different in a eukaryotic flagella. ठीक है. Now the अगर अपन उस flagella को देखेंगे ना, तो विल स्टार्ट फ्रॉम दी कोर, ठीक है, मिडल से चालू करेंगे. फ्लैजेला का जो कोर है उसको क्या कहते हैं, एक्सोनिम, ठीक है. फ्लैजेला का जो मिडल पार्ट होता है, जो बीच का स्ट्रक्चर होता है, जो फ्लैजेला का कोर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोनिम, ठीक है. This exonym consists of 2 microtubules, ठीक है. ये जो फ्लैजेला का सपोज एक सेंटर पार्ट है, it consists of 2 microtubules. Okay, the exonym consists of the one pair of microtubules या 2 microtubules. Okay. Now these microtubules are enclosed in a sheath, in a covering, in a layer, ठीक है. उस कवरिंग को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल शीथ, ठीक है. ये एक्सोनिम है, उसमें क्या है, 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि आपस में एक ब्रिज से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है. एंड ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं, जो एक्सोनिम में प्रेजेंट हैं, ये क्या होते हैं कि एक सेंट्रल शीथ से एनक्लोज्ड होते हैं. एक शीथ, एक लेयर, एक कवरिंग में होते हैं, और उस शीथ को, उस कवरिंग को हमने क्या बोला, सेंट्रल शीथ, ठीक है. Now this exonym has a peripheral ring. Okay, ये एक्सोनिम हमने कहा ही किसको था, कि जो सपोज ये फ्लैजेला है, सपोज दिस इज अ फ्लैजेला, ओके. इसका जो सेंटर पार्ट है उसको हमने क्या कहा, दिस पार्ट, हमने इस पूरे पार्ट को क्या कहा, जो कोर पार्ट है, जो सेंटर पार्ट है, उसको हमने एक्सोनिम कहा, ठीक है. अब दिस एक्सोनिम इज सराउंडेड बाय अ पेरिफेरल रिंग ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स. ओके, इसमें क्या होता है, जैसे हमने सेंट्रियोल में पढ़ा था, उसमें क्या थे कि माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट्स थे. वेयर एज अगर अपन इसमें देखेंगे, इस फ्लैजेला में देखेंगे, तो इट हैज 9 पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है. I'll write it down in the next slide, but let's just understand it first. Okay, ये एक्सोनिम है, it is surrounded by a peripheral ring of 9 pair of microtubules, ठीक है.
ठीक है, तो ये क्या होते हैं कि जो एक्सोनिम है, जो सेंटर पार्ट है, वो 9 पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से क्या होता है, सराउंडेड होता है, सर्कमस्क्राइब्ड होता है, ठीक है। These are the microtubule doublets, ठीक है, 2 हैं तो डबलेट्स, ठीक है। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इन पे क्या होता है कि एक मोटर प्रोटीन अटैच्ड होता है। अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि एक मोटर प्रोटीन क्या होता है, व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट दी साइटोस्केलेटन, ठीक है। मोटर प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं कि केमिकल एनर्जी जो है सेल की, ठीक है, जो कि किस में है, एटीपी के बॉन्ड्स में, ठीक है। तो उस केमिकल एनर्जी को ये क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। मतलब फिर आगे जाके ये क्या करते हैं कि ऑर्गेनेल्स को या सेल को मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या होता है कि डायनिन प्रोटीन्स, मैंने ये भी बताया था कि जो मोटर प्रोटीन्स होते हैं उसमें से एक प्रोटीन का नाम क्या होता है, डायनिन प्रोटीन, ठीक है। तो ये जो डायनिन प्रोटीन है वो इनमें से क्या होता है कि हर माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट में से एक पे क्या होता है, ये डायनिन प्रोटीन्स क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं कि जो फ्लैजेला का मूवमेंट है, जो फ्लैजेला का खुद का मूवमेंट है, जिसकी वजह से सेल फर्दर मूव करता है अपनी जगह से दूसरी जगह पे, तो ये डायनिन प्रोटीन क्या करते हैं, उसमें हेल्प कराते हैं, ठीक है। अब ये तो बात हुई पेरिफेरल रिंग की और सेंट्रल कोर की, ठीक है। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स हैं, इनकी रिंग है, ये क्या होती है कि एक्सोनिम से या सेंट्रल शीथ से क्या होती है, कनेक्टेड होते हैं। ये सभी के सभी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है, तो ये क्या होते हैं कि इस सेंट्रल शीथ से अटैच्ड होते हैं, ठीक है, थ्रू रेडियल स्पोक्स, ठीक है। जैसे अपन ने सेंट्रियोल में स्पोक्स पढ़े थे कि दीज आर द फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स जो कि क्या करते हैं, सेंटर से लेकर जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स हैं उनको कनेक्ट करते हैं। सिमिलरली जो फ्लैजेला का स्ट्रक्चर होता है उसमें भी जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो क्या करते हैं, सेंट्रल शीथ से कनेक्टेड होते हैं थ्रू फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स, जिसको हमने क्या बोला, रेडियल स्पोक, ठीक है। अब ये रेडियल स्पोक्स क्या करते हैं कि these are the combination of 23 प्रोटीन्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, ऑलमोस्ट 23 प्रोटीन्स के कॉम्प्लेक्स से बने होते हैं, जो कि क्या करते हैं कि एक केमिको मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर की तरह वर्क करते हैं। केमिको मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर से मतलब है कि सेम चीज़ के ये जो केमिकल एनर्जी है उसको क्या करते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी के अंदर क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ट्रांसड्यूसर मीन्स कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि दे वर्क एज अ केमिको मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर्स, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जो डायनिन प्रोटीन्स पे एक्ट करते हैं, डायनिन प्रोटीन्स क्या करते हैं, फिर फर्दर फ्लैजेला का मूवमेंट कराते हैं, ठीक है। तो ये था ऊपर से फ्लैजेला का स्ट्रक्चर। आई हैव वन डायग्राम ऑल्सो जिससे यू गाइस कैन क्लियरली अंडरस्टैंड। आई होप इट इज़ विजिबल।
जैसे जैसे हमने डिस्कस किया था वैसे ही चलेंगे कि फ्लैजुला क्या है, कि हमने सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया था सेंटर पार्ट से, ठीक है। तो द सेंट्रल पार्ट ऑफ द फ्लैजुला इज नोन एज द एक्सोनिम, ठीक है। जो इसका सेंटर पार्ट है उसको हमने क्या कहा था, एक्सोनिम, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 microtubules, okay, it consists of 2 microtubules, and these microtubules are enclosed in a sheath or a covering, जिसको हमने क्या कहा, central sheath, ठीक है। this is the central sheath, ओके। अब ये जो एक्सोनिम है, ये जो सेंट्रल पार्ट है इसका फ्लैजुला का, दिस इज सराउंडेड बाय अ रिंग ऑफ 9 पेयर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये जो मैंने बताया था कि एक्सोनिम था, ये सेंटर पार्ट था, दिस इज सराउंडेड बाय अ रिंग ऑफ 9 पेयर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। इसमें से क्या होते हैं कि अमंग देम दीज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। These peripheral microtubules, इनमें क्या होता है कि एक माइक्रोट्यूब्यूल फुल होता है, लाइक इट हैज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर लाइक अ कंप्लीट रिंग, वेयर एज द सेकेंड वन डज नॉट हैव अ कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये क्या होता है, हाफ होता है, ठीक है। दो जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं उन 9 पेयर्स में से, उन 9 पेयर में हर एक माइक्रोट्यूब्यूल क्या होगा, फुल होगा, और जो दूसरा वाला होगा वो क्या होगा, हाफ होगा, ठीक है। जो दूसरा वाला माइक्रोट्यूब्यूल है ना, वो जो फर्स्ट वाले माइक्रोट्यूब्यूल की क्या करता है, वॉल को शेयर करता है, ठीक है। वन इज कंप्लीट माइक्रोट्यूब्यूल एंड द अनदर वन इज हाफ। Okay, now these microtubules are arranged in a pair, और हर पेयर पे क्या होता है, डायनिन आर्म होता है, ठीक है। हर पेयर पे क्या होता है, एक डायनिन का आर्म होता है। एंड व्हाट इज डायनिन, आई हैव टोल्ड यू, दीज आर अ टाइप ऑफ मोटर प्रोटीन्स, ठीक है। ये क्या होता है, मोटर प्रोटीन्स होता है इसमें। और मोटर प्रोटीन्स क्या करते हैं, जो भी सेल की केमिकल एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दे कन्वर्ट इट इनटू मैकेनिकल एनर्जी, जो कि फिर क्या करता है, सेल बाद में मूवमेंट्स के लिए यूज करता है। नॉट जस्ट दी सेल मूवमेंट के, सेल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, बट जो सेल के अंदर के मूवमेंट्स है, जैसे कि अगर ऑर्गेनल्स को अपनी जगह पे लेके जाना है, सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो वो काम भी क्या करेंगे, ये मोटर प्रोटीन्स करते हैं, ठीक है। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स हैं, ठीक है, एक एक पेयर जो होता है वो एक दूसरे से भी कनेक्टेड होता है। ये जैसे आप देख रहे हैं, ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है, इनके बीच में क्या होते हैं कि ब्रिज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये एक माइक्रोट्यूब्यूल, ये दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल, इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक ब्रिज प्रेजेंट होता है। दे आर लिंक्ड टू ईच अदर थ्रू अ ब्रिज। वो ब्रिज नेक्सिन प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक प्रोटीनेशियस लिंकेज होता है, ठीक है, जो कि क्या होता है, नेक्सिन प्रोटीन से बना होता है, ओके। अब
ये जो सेंट्रल शीथ है और ये जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये सब क्या है कि एक दूसरे से रेडियल स्पोक्स से अटैच्ड है, कनेक्टेड है एक दूसरे से। इन रेडियल स्पोक्स का फंक्शन क्या है कि भाई जो भी केमिकल एनर्जी मिल रही है उनको मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और मैकेनिकल में कन्वर्ट करने के बाद ये क्या कर रहे हैं कि डाइनिन प्रोटीन्स पे एक्ट करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, ये उसकी मोटिलिटी में हेल्प करते हैं। ओके, आई होप कि अब थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा। एंड ये जो सारा स्ट्रक्चर है, दिस होल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लैजिला या एक्सोनिम का ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ये सारा क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, ठीक है। इसकी जो सबसे आउटर कवरिंग होती है वी कैन से वो कौन सी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये जो सारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये सारा ये सेल से, जैसे उसमें अपन ने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में, उसमें भी क्या था कि बेसल बॉडी थी, ठीक है, जिससे कि जो फ्लैजिला था वो सेल से अटैच हो रहा था, ठीक है। सिमिलरली क्या है कि यूकैरियोटिक सेल में भी क्या होता है कि ये जो सारा स्ट्रक्चर है फ्लैजिला का, वो सेल से एक जगह जाके अटैच होता है बेसल बॉडी के थ्रू, ठीक है। बेसल बॉडी क्या करती है, इस सारे फ्लैजुलर स्ट्रक्चर को सेल से अटैच करती है, ठीक है। और इस बेसल बॉडी को हम और क्या कहते हैं, काइनेटोसोम, ठीक। इसको हमने और क्या कहा, काइनेटोसोम। ये क्या करता है कि जो ये स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। जो बेसल बॉडी के फिलामेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर है, उसको क्या करते हैं, मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, इसको बनाए रखने में हेल्प करते हैं। ओके, जो बेसल बॉडी के फाइबर्स है ना, फिलामेंट्स जो हैं, ओके ठीक है, इसकी डिटेल में नहीं चाहते बट इतना काफ़ी है बस। आई वुड लाइक टू से कि जो बेसल बॉडी के फिलामेंट्स होते हैं ना, वो ट्रिपलेट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चरली जो होता है बेसल बॉडी, वो बिल्कुल सेंट्रियोल जैसा दिखता है। अपन ने देखा था कि उसमें भी माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स थे। तो ये क्या होता है कि बेसल बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, इट रिजेंबल्स द स्ट्रक्चर ऑफ द दैट सेंट्रियोल। ओके, so I guess this was it about the structure of the flagella. अभी जब अपन इसको नोट डाउन करेंगे, I'll write it down in a short points, but definitely will revise it once again, so you guys can write it down, okay? And अपन का अब क्या रह गया, इसका फंक्शन को डिस्कस करना, ठीक है। तो जब इसके फंक्शन की बात, इसका जो टाइप ऑफ मूवमेंट की बात आती है, तो फ्लैजिला का टाइप ऑफ मूवमेंट क्या होता है, फ्लैजिला जो होता है, इट मूव्स इन अ undulatory motion, ठीक है। एंड बाय undulatory we mean basically वेव लाइक, ठीक है, या एस शेप मोशन करता है ये, ठीक है। ये क्या करता है कि वेव लाइक या एस शेप मोशन करता है, लाइक दिस। इसका मूवमेंट क्या होता है, इस शेप में होता है या इस फॉर्म में होता है। ओके,
सो फटाफट से विल ट्राई टू राइट इट डाउन ताकि थोड़ा सॉर्टेड हो जाए ये टॉपिक. फ्लैजुला आर व्हाट? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स. ठीक है. These are longer as compared to the cilias. Okay, and they are responsible for the cell motility. Okay, ये हो जाएगा इसका function. Okay, it moves in a, this is the first point, this is the second point, this is the third point, and this one is the fourth point. It moves in a undulatory motion. Okay, and फिर you guys also write it in this form, arrow करके, wave like motion या S shaped motion, and then draw this diagram. Okay, now when we discuss the discuss about the this structure of the flagella, flagella has a core or the center. ठीक है, जिसको हमने क्या कहा, एक्सोनिम. ठीक है. नाउ द एक्सोनिम consists of two microtubules. Okay, the exonym consists of two microtubules. These two microtubules are enclosed in a sheath known as the central sheath. ठीक है. ये जो एक्सोनिम है, जो इसका मिडल स्ट्रक्चर है, उसमें क्या होता है कि दो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और ये क्या होते हैं, एक शीट में एनक्लोज्ड होते हैं, उससे सराउंडेड होते हैं, उससे घिरे हुए होते हैं. उस शीट को हमने क्या कहा, सेंट्रल शीट. ओके, ये तो हुई कोर की बात. ठीक है, मिडल पोर्शन की बात. This exonym is surrounded by a ring of 9 pair of microtubules. ठीक है. एक्सोनिम जो है वो क्या है, सराउंडेड है एक रिंग से जिसमें क्या है, 9 पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. ओके, नाउ each microtubule has one complete and one half microtubule. ठीक है. इनमें क्या होता है कि एक जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है वो पूरा होता है, एक अधूरा होता है. ठीक है,
जो आधा वाला है वो क्या करता है, इस कंप्लीट वाले की वॉल को शेयर करता है. ओके, एंड each microtubule pair, each microtubule pair has one, एक्चुअली ये लिख सकते हैं कि has one dienen R. Okay, and what is dienen? It is a मोटर प्रोटीन. ठीक है, जो कि क्या करता है, केमिकल को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और मूवमेंट में हेल्प करता है. ओके, नाउ these microtubule pair are attached to one another through bridges. ठीक है, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, जो माइक्रोट्यूब्यूल पेयर है, सब पेयर्स क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. कैसे? थ्रू दीज ब्रिजेस जो इनके बीच में सिचुएटेड होते हैं. ठीक है, these bridges are made up of नेक्सिन प्रोटीन. ओके, ये जो ब्रिजेस होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से नेक्सिन प्रोटीन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, these peripheral microtubule pairs are connected to the central sheath through रेडियल स्पोक्स. ठीक है, ये क्या होते हैं कि जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल से कैसे कनेक्ट होते हैं, थ्रू दी रेडियल स्पोक. सो ईच फ्लैजिला हैज 9 रेडियल स्पोक. ठीक है, हर एक माइक्रोट्यूब्यूल से एक रेडियल स्पोक एक्सटेंड होगा टू द सेंट्रल शीथ. तो क्या हो गए, हर फ्लैजिला में
9 रेडियल स्पोक्स होते हैं. ओके What are these radial spokes? These are made up of around 23 proteins that act as chemico-mechanical transducer. केमिको मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर से क्या मतलब हुआ कि ये भी क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एंड देन एक्ट्स ऑन डायनिन प्रोटीन्स, जिससे क्या होगा, फर्दर मूवमेंट में हेल्प मिलेगी. ठीक है. This whole exonym complex. अच्छा, I forgot to mention one thing, जो कि पहले मैंने डायग्राम में तो समझाई थी कि this microtubule pair, this center one, ठीक है, ये क्या होते हैं, एक दूसरे से अटैच्ड थ्रू अ ब्रिज. ठीक है, ये भी क्या होते हैं, आपस में एक ब्रिज से अटैच होते हैं. ओके, दिस होल एक्सोनिम स्ट्रक्चर एक्सोनिम complex is surrounded by प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, ये जो सारा के सारा एक्सोनिम कॉम्प्लेक्स है वो किससे सराउंडेड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. ठीक है, एंड दिस whole structure is attached to the cell with the help of the basal body. ठीक है, ये सारा जो स्ट्रक्चर है वो किसकी हेल्प से, बेसल बॉडी की हेल्प से सेल पे अटैच्ड है. बेसल बॉडी को हम और क्या कह सकते हैं, काइनेटो. सो बेसल बॉडी क्या करती है, इस स्ट्रक्चर helps maintaining the structure of the flagella. ठीक है, ये जो पेरिफेरल रिंग है माइक्रोट्यूब्यूल वगैरह की, ये बेसल बॉडी क्या करती है, उसको मेंटेन करने में भी हेल्प करती है. ठीक है, एक और चीज़ जो मैंने बताई थी वो आप नोट करना चाहें ना चाहें, लेकिन ये जो बेसल बॉडी है वो क्या करती है कि इसके जो फिलामेंट्स हैं वो क्या करते हैं, अरेंज्ड इन ट्रिपलेट्स. ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है, बेसल बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, सिमिलर टू सेंट्रियोल, क्योंकि उसमें भी क्या थे, माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट्स थे. ओके, एंड this whole structure, this is a very important thing,
that this whole arrangement inside the flagella is known as 9 plus 2 arrangement. ठीक है. इफ़ यू गाइज रिमेंबर सेंट्रियोल के अरेंजमेंट को हमने क्या कहा था, 9 प्लस 0 अरेंजमेंट, क्योंकि जो उसमें क्या थे कि 9 ट्रिपलेट से माइक्रोट्यूब्यूल के पेरिफेरी पे, लेकिन सेंटर में एक भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं था. ठीक है. लेकिन जब अपन फ्लैजेला की बात करते हैं तो यहाँ क्या है, 9 पेयर है ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एट पेरिफेरी. ठीक है. और 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट इन दी सेंटर. ओके. सो this was all about the structure of the flagella. In the next class we'll discuss about the structure of the nucleus. Okay, I hope you guys understood all of this. In the next class we'll study about the nucleus.